जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि आज अपनी रीडिंग की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है। लेकिन उसको करने से पहले ज़रा मैं आप लोग को ये बताऊं कि आखिर इस क्लास को करने से आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, आखिर किस तरीके से आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे वो अपनी रीडिंग के लिए हो, चाहे आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए हो, या फिर कोई भी पर्पज़ हो आपका। अगर आपका पर्पज़ स्पीकिंग भी हो तो आई गारंटी कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सीखेंगे, तो डेली हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वोकैबलरी आई रहती है, बहुत ही अच्छी वोकैबलरी आई रहती है, और वो डेली बेसिस पे आप देखोगे जब आप पढ़ते रहोगे तो एक वर्ड कई बार रिपीट भी होता रहता है, तो वो याद भी रहता है। हमने लास्ट क्लास में ऐसा किया था, ऐसा जाना था। ठीक है, तो वोकैबलरी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, नए नए वर्ड जान सकते हैं इस क्लास को अगर आप करते हुए देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास हम आपको इस में आए हुए वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते हैं कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, और आप उसके यूजेस को भी जान सकते हैं कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। तो सबसे पहला तो वोकैबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिट हो गया। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें आरसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे, जहाँ पे एक पैसेज दिया रहता है आपको और उसके बेसिस पे उसको पढ़ करके समझ के कॉम्प्रिहेंड करके उसको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम जब भी उसको पढ़ते हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ आरसी के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे होते हैं पहले से, और उसको हम सॉल्व करते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ के। ठीक है, तो और उससे आपको मेन आइडिया भी पता चलता है कि आखिर इसका क्रक्स क्या है, मेन आइडिया क्या है, कहना क्या चाह रहा है ऑथर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। थर्ड जो चीज़ है ग्रामर। इंग्लिश अगर कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश का सिलेबस हो, तो ऐसा हर एग्ज़ाम में ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ ग्रामर, देखिए बहुत कुछ तो हम नहीं ध्यान दे सकते, लेकिन फ्यू ग्रामर के रूल्स को भी हम देखते हुए चलेंगे कि हाँ वहाँ पे टेंस का कैसे यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर्स कैसे यूज़ किया जा रहा है, प्रपोजिशन को कैसे यूज़ किया जा रहा है, थोड़ा बहुत इसको भी हम करते हुए चलते हैं। तो इसके लिए भी आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं इस क्लास से हमारे। कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी होती है। ठीक है, जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। कई लोगों को डर लगता है इंग्लिश से, ठीक है, कि बड़े बड़े पैसेज आया तो मैं समझ नहीं पाऊँगा या समझ नहीं पाऊँगी, या फिर उसके बेसिस पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया वो नहीं कर पाएंगे। तो हम इस आर्टिकल को पढ़ते हुए इस चीज़ को भी हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे इंग्लिश में और भी ज़्यादा बूस्ट हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ग्रामर, नॉट ग्रामर, जनरल नॉलेज के वो देखते हुए चलते हैं। आपको पता ही होगा कि इस क्लास को शुरू करने से पहले इसका जो मेन टॉपिक जिसमें मुद्दा डिस्कस किया रहता है आर्टिकल में, हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप करंट अफेयर्स को लेकर के अपडेटेड रहते हो। ठीक है, और आपकी साथ में इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहती है। तो ये हमारा अप्रोच रहता है ताकि आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक, तो चलिए आज हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ें और देखें कि आज हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल में एक टॉपिक आया था दैट इज़ H1 वीज़ा, है ना। H1B वीज़ा एक तरीके का वीज़ा होता है। ठीक है, वीज़ा आपको पता ही होगा, जब कभी भी आपको किसी दूसरी कंट्री में, चाहे वो ट्रैवल के पर्पज़ से जाना हो, ठीक है, या फिर स्टडी के पर्पज़ से जाना हो, एजुकेशनल पर्पज़ से, या फिर जॉब के पर्पज़ से जाना हो, तो यू नीड अ डॉक्यूमेंट। तो वीज़ा भी उसी तरीके का डॉक्यूमेंट होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री में कितने समय तक रुक सकते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन उसमें एक स्पेशल कैटेगरी का एक वीज़ा होता है दैट इज़ H1B वीज़ा। ठीक है, ये याद रखिए, ये सिर्फ USA के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये वीज़ा सिर्फ USA के द्वारा दिया जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग वीज़ा परमिट्स हो सकते हैं। US के कॉन्टेक्स्ट में हम H1B वीज़ा को देखते हैं। तो आखिर ये है क्या, ज़रा इसको जानते हैं। तो ये जो H1B है, ये जो वीज़ा है, एक तरीके का वीज़ा होता है जो कि अलाउ करता है US की कंपनीज़ को कि वो क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। किसको हायर कर सकते हैं, फॉरेन वर्कर्स को, यानी अपनी कंट्री के अलावा दूसरे देशों से जो वर्कर्स होते हैं उनको हायर कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, तो स्पेशलिटी जॉब्स के लिए। और जॉब्स साइंस के फील्ड में, इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम भी कहते हैं हम, इसके फील्ड में जो स्पेशलिटी जॉब्स होती हैं उनके लिए वो हायरिंग करते हैं फॉरेन वर्कर्स का। या फिर IT सेक्टर में भी हम देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्किल्ड
टैलेंट को हायर किया जाता है फॉरेन की कंपनीज़ के द्वारा, स्पेशली यहाँ पे यूएस की कंपनीज़ के द्वारा फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड H1B वीज़ा, ठीक है। उस वीज़ा को हम H1B वीज़ा कहते हैं, ठीक है। एंड एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री, ठीक है। मतलब ये आईटी के लिए क्या ज़रूरी है, तो एक हाई स्किल होना चाहिए या फिर आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, ये वहाँ का क्राइटेरिया है कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो इसको लाया गया 1990 के अंदर, ठीक है। और ये क्यों लाया गया, ताकि जो यूएस के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग कंपनीज खोल के बैठे हैं वहाँ पे, उनको जॉब काम कराने के लिए जॉब वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ठीक है। तो 1980s के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे स्किल की शॉर्टेज होने लगी। क्यों भाई होने लगी, क्योंकि वहाँ के जो अमेरिकन वर्कर्स थे वो अनअवेलेबल हो गए, यानी उनमें वैसी स्किल नहीं मिल रही थी जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स को चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो कैसी कंपनीज़, तो बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें आती है, जैसे गूगल, फेसबुक, ठीक है, अमेज़ॉन, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ का मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत कंपनीज़ हैं जो कि फॉरेन कंट्री से वर्कर्स को हायर करती है, स्किल वर्कर को हायर करती है। तो वहाँ पे स्किल शॉर्टेज की प्रॉब्लम की वजह से इस चीज़ को किया गया। फिर आखिर ये इसका नेचर कैसा होता है, तो जो H1B वीज़ा होता है ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसका क्या मतलब, वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का मतलब क्या हुआ, तो ये केवल टेम्परेरी एंट्री को अलाउ करता है यूएस के अंदर, और वो भी सिर्फ काम के लिए, ठीक है। अगर काम करना चाह रहे हो आप तो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपको ये अलाउ करता है, वहाँ पे जा कर के आप काम कर सकते हैं, ना कि कोई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए होता है कि अगर आप वहाँ पे जा कर के रहना ही चाहते हैं तो उसके लिए ये वीज़ा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वीज़ा है उसको इशू किया जाता है कितने समय के लिए। सबसे शुरुआत में इसको 3 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया, तो अब ये 6 साल के लिए दिया जाता है। अगर इसके बाद अगर कोई भी होल्डर है जिसके पास ये वीज़ा है, उसको छोड़ना पड़ता है यूएस को कम से कम 12 महीने के लिए, यानी अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लिया उन्होंने वहाँ पे, तो बाकी और भी 12 महीने उनको क्या करना होता है, जब वो रीअप्लाई कर रहे होंगे H1B वीज़ा के लिए, तो 12 महीने का गैप होना चाहिए जब वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए, या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी सीख करो, जिसको ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे परमानेंटली रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक साल का गैप होना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। तो ये है H1B वीज़ा के बारे में, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हमारे पास, ज़रा उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड आए हैं, ठीक है। आपको भी बहुत नए वर्ड हमें देखने को मिलेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, तो अचानक से होने वाली एग्जाइटी, यानी चिंता या परेशानी, या फिर डिस्मे यानी दुख या परेशानी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन। शॉक या अलार्म भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीटरेशन। रीटरेशन का मतलब क्या होता है, तो एन एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को बार बार दोहराने का जो एक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रीटरेशन। रीस्टेटमेंट या रिपीटिशन भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी और चांस, यानी फ्यूचर को लेकर के अगर कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट। आउटलुक, पोटेंशियल या लाइकलीहुड, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं साइनोनिम के तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्ट्राइड। स्ट्राइड का क्या मतलब होता है, तो एक ऐसा स्टेप, कदम जो कि आगे की तरफ लिया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब, दैट इज कैपिटलाइज ऑन। कैपिटलाइज ऑन का क्या मतलब होता है, तो किसी चीज़ का एडवांटेज लेना, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, ठीक है, या लेवरेज लेना, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलाइज ऑन। एक्सप्लॉइट या फिर लेवरेज भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेटिविस्ट। नेटिविस्ट जो वर्ड है वो नेटिव वर्ड से बना हुआ है, दैट मीन्स कि फेवर करना किसको, डोमेस्टिक पीपल को, लोकल पीपल को, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको फेवर करना, दैट इज़ कॉल्ड नेटिविस्ट। आप इसको नेशनलिस्ट या फिर प्रोटेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में देखोगे आप, प्रोटेक्शनिज्म नाम का वर्ड है, तो वहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट का क्या मतलब होता है, रेलेवेंट या फिर अप्लीकेबल, यानी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड पर्टिनेंट। अप्रोप्रिएट या सिग्निफिकेंट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोवेस। तो प्रोवेस का मतलब क्या होता है, तो प्रोवेस का मतलब होता है ग्रेट स्किल और एक्सपर्टीज़, यानी योग्यता, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मास्टरी या एबिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट जो हमें आर्टिकल करना है उसको ज़रा हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली इन्जॉय दिस आर्टिकल, ठीक है। तो आज के आर्टिकल का जो हमारे पास टाइटल है, दैट इज़ H1B मे बी। अब इसका क्या मतलब है, इस मे बी, यानी इस ऑथर ने इस
टाइटल को ही क्यों चुना है। तो ये जो फ्रेज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे मे बी, इसका क्या मतलब होता है? मे बी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। किस तरीके की अनसर्टेनिटी तो हमें आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान जाइए कि जो वीज़ा है वो इसका फ्यूचर क्या होगा ये अनसर्टेन है, नहीं इसको आगे कंटिन्यू रखेगी यूएस की सरकार या नहीं रखेगी, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस इसको लेकर के आ रहे हैं उसे ये क्वेश्चन ज़रूर राइज होता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में उसी चीज़ की बात करेगा। कह रहा है टाइटल पैराग्राफ में कि इंडियाज़ टेक वर्कर्स, यानी इंडिया के जो टेक वर्कर्स हैं, टेक का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल, है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, दैट इज़ कॉल्ड टेक। तो इंडिया के जो टेक वर्कर्स हैं यानी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले जो लोग हैं, मस्ट रिड्यूस, इनको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए देयर रिलायंस को, यानी इनकी डिपेंडेंस को। रिलायंस का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, याद रख सकते हो आप, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है? ये यूएस के अंदर जो जॉब प्रोवाइड किया जाता है उसको लेकर के, यानी इंडिया के जो टेक वर्कर्स हैं उनको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए उनके रिलायंस को, इंडिपेंडेंस को, यूएस के अंदर जो जॉब प्रोवाइड किया जाता है उसको लेकर के। आगे कह रहा है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका जो फैसला आया डिसीजन, और टू चार्ज न्यू एप्लीकेंट्स, कि वो चार्ज करेंगे नए एप्लीकेंट्स को, जो लोग नया जो अप्लाई करेंगे किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेंट। ठीक है, तो जो डिसीजन है चार्ज करने का न्यू एप्लीकेंट्स को फॉर द H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, यानी इस H1B जो कि हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए होता है, इसके लिए करेंगे। और ये कितना करेंगे? $1 लाख, यानी इतने अमाउंट वो क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। नियरली 6 टाइम्स, लगभग कितना है ये? 6 गुना है द करेंट फ़ी, यानी जो अभी के हाल में जो फ़ी है इससे लगभग ये 6 गुना है। तो इतना ये चार्ज करने की बात करेंगे, ऐसा उनका फैसला है। यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनका ये फैसला आया है। तो ये जो डिसीज़न है इनका, इसने कॉज कर दिया है, कारण बना है किस चीज़ का? वाइड स्प्रेड कॉन्स्टर्नेशन का, यानी चारों तरफ फैले हुए कॉन्स्टर्नेशन यानी एंग्जाइटी का, दैट नॉट ओनली माइट द लाइव्स ऑफ 10 of thousands ऑफ पोटेंशियल वीज़ा एप्लीकेंट्स इन द टेक स्पेस बी इम्पैक्टेड, कि ना केवल इससे क्या होगा कि ना केवल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जो दसियों हज़ारों जो ज़िंदगियाँ हैं, किसकी ज़िंदगियाँ या लाइव्स, पोटेंशियल वीज़ा एप्लीकेंट्स का, यानी संभावित ऐसे लोग जो कि वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ना केवल ऐसे एप्लीकेंट और जो कि कहाँ काम कर रहे हैं? टेक स्पेस के अंदर काम करते हैं, बी इम्पैक्टेड, ना केवल इनको इम्पैक्ट हो सकता है ये, लीडिंग टू, ले जाते हुए किस चीज़ के तरफ? तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस के तरफ। और ये इनको कहाँ ले जा सकता है? ये मानवीय दुष्परिणामों की तरफ ले जा सकता है। किसके लिए? फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पे इससे इन फैमिलीज़ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, यही कह रहा है आज, क्योंकि जैसा कि जो मेंशन बाय इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसा कि मेंशन किया गया है यानी बताया गया है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, बट लेकिन देयर विल ऑल्सो बी वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, बल्कि चारों तरफ फैला हुआ डिसरप्शन भी आएगा, डिस्टर्बेंस भी आएगा एमंग किसके बीच में? तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कहाँ पे? यूएस के अंदर, उनके ऊपर भी इस चीज़ के इम्पैक्ट को देखा जा सकता है, डिसरप्शन आ सकता है। दैट ऐसी कंपनीज़ रिलाई ऑन हायरिंग स्किल्ड वर्कर, जो कि डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर? जो कि रिलाई ऑन करती हैं, यानी डिपेंड ऑन करती हैं हायरिंग को लेकर के स्किल्ड वर्कर्स को अंडर दिस वीज़ा, यानी इस वीज़ा के तहत। यानी ना केवल वहाँ पे रहने वाले एप्लीकेंट्स के ऊपर ये मतलब वहाँ पे जो काम कर इस वीज़ा के लिए जो अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स हैं उनके फैमिलीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये दे आर हैवली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वर्कर्स। वाइल जबकि द नंबर्स ऑफ वीज़ा इशूड इन दिस कैटेगरी, यानी जितनी भी संख्याएं हैं इस वीज़ा को लेकर के जिसको इशू किया जाता है इस कैटेगरी के अंदर, यानी इस वर्क परमिट को लेकर के जो वीज़ा इशू किया जाता है इसको लेकर के हैज़ बीन कैप्ड एट, इसके ऊपर लिमिट लगाई गई है। कैप्ड एट का मतलब किसी चीज़ के ऊपर लिमिट लगाना, और कितनी की लिमिट लगाई गई है? 85,000 पर ईयर, यानी पर साल इतने वीज़ा को इशू करा जाएगा सिंस 2004, यानी 2004 से ही ऐसा रूल है। एंड अलोकेशंस, और जो देने का काम है, आर डिसाइडेड, उनको डिसाइड किया जाता है थ्रू अ लॉटरी, यानी एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा, रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डेटा, यानी कह रहा है कि रिपोर्ट्स जो निकल कर के आ रही हैं जो कि आधारित हैं यूएस के सिटीजन और इमिग्रेशन सर्विसेज डेटा के ऊपर, इसके ऊपर आधारित है, ये बताती है, सजेस्ट करती हैं दैट कि एप्लीकेशंस फॉर द
अपकमिंग फिजिकल ईयर, यानी जो एप्लीकेशन से आने वाले फिजिकल ईयर के लिए हैव ड्रॉप्ड, ये भी कम हुए हैं टू 4 ईयर लो ऑफ नियरली 3,59,000, यानी ये जो नंबर हैं वो भी ड्रॉप कर गए, यानी गिर गए हैं। कहाँ पहुँच गए ये 4 साल में सबसे कम पर, और ये पहुँच गया 3,59,000, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे, लेकिन ये नंबर भी क्या है सबसे ज़्यादा देखा गया कि कम है। ठीक है, इन्हीं में से ये लॉटरी के बेसिस पे लगभग 85,000 वर्कर्स को ये हायर करते हैं। आगे कह रहा है इंडियन नेशनल, यानी इंडिया का जो नेशनल्स है टिपिकली आमतौर पे अकाउंट फॉर 71% ऑफ दीज वीज़ा, यानी इस पूरे जो वीज़ा है इसका 71% किसके पास है, इंडियन नेशनल के पास है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये फिर भी डेटा ऑल्सो सजेस्ट, जो डेटा है ये दिखाता है दैट कि क्लोज टू 60%, यानी 60% के आसपास तक ऑफ दीज वीज़ा, यानी इस वीज़ा के रेसिपेंट्स को, जो इस वीज़ा को के रेसिपेंट है, इसको रिसीव करते हैं और वो कमाते हैं लेस दैन $1,00,000, यानी $1,00,000 से भी कम पैसा वो कमाते हैं वहाँ जाने के बाद। विच ओवर द लॉन्गर टर्म, अगर हम लंबे टर्म में देखें तो इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है दैट कि देयर एम्प्लॉयर्स, इनको जो एम्प्लॉय करने वाली जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, मे फाइंड इट हार्डर, उनके लिए मुश्किल हो सकता है टू जस्टिफाई, कि वो जस्टिफाई करे, वैलिडेट करे, सच बताएं हायरिंग सच स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को, यानी हायर करने को लेकर के इस तरीके के स्पेशलाइज्ड यानी खास वर्कर्स को फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का जो रिस्पॉन्स, यानी जो हमारी मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय है, उसके जो रिस्पॉन्स आए हैं टू द वाइट हाउस, यानी वाइट हाउस के एक्शन को लेकर के इंक्लूडेड, उसने शामिल किया है एक रिटरेशन को, यानी रिपीटिशन को, जो कि है ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का, इस सच्चाई का, दैट की स्किल्ड टैलेंट, यानी जो कुशल जो टैलेंट, यानी टैलेंट है, और इसकी जो मोबिलिटी है, इसका जो मूवमेंट है, और जो एक्सचेंजेस है, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने का जो काम है, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इनॉर्मसली टू, यानी बहुत ही ज़्यादा, और कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इनोवेशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कॉम्पिटिटिव और वेल्थ क्रिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, और किसके, इन द US एंड इंडिया, यानी दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर ये कारण रहा है यहाँ के इन सेक्टर के अंदर। ये एक्सटर्नल अफेयर का, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है वो उसमें बताया गया। येट फिर भी देयर इज़ लिमिटेड स्कोप, यानी काफ़ी सीमित स्कोप है फॉर साउथ ब्लॉक, यानी साउथ ब्लॉक, यानी यहाँ पे मिनिस्ट्री के, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, इसके लिए टू अप्लाई, कि वो अप्लाई करे प्रेशर को, यानी डाले प्रेशर को, दबाव को, डिप्लोमेटिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, यानी डिप्लोमेसी के साथ में या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से आए, टू गेट द पॉलिसी रिवर्स, यानी इस पॉलिसी को क्या किया जा सके, फिर से रिवर्स किया जा सके, यानी बहुत ही लिमिटेड स्कोप है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास। हाउएवर, हालांकि द फॉल आउट, यानी ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है किस चीज़ के लिए, फॉर इंडियन सिटीजन, यानी यहाँ के सिटीजन्स के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए, कैन बी कंटेन्ड, इनको कंटेन यानी संभाल के रखा जा सकता है, इफ़ देयर इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच, अगर एक अप्रोच हो जो कि प्रोएक्टिव हो, बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, टू बॉल्स्टर, ताकि सपोर्ट कर सके, बॉल्स्टर का मतलब सपोर्ट कर सके इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड अंडरटेक, और हाथों में ले सके नेसेसरी, ज़रूरी रिफॉर्म्स को, यानी ऐसे रिफॉर्म्स को भी ले सके, टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूव किया जा सके द प्रॉस्पेक्ट्स, उन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को जो कि है इंडियन टेक इंडस्ट्रीज़ के लिए, टू मेक इवन ग्रेटर स्ट्राइड्स, ताकि क्या किया जा सके, और भी बड़े कदमों को लिया जा सके दैन इट हैज़ डन सो फार, जितना कि अभी तक इसने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है इस फॉल आउट का। दिस माइट बी अचीव, इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है बाई कैपिटलाइजिंग ऑन, यानी कैपिटलाइज ऑन करके, यानी फ़ायदा लेकर के उन अपॉर्चुनिटीज़ का, अवसरों का, टू डेवलप करने के लिए नई कैपेबिलिटीज़ का, नई योग्यताओं का, इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस, यानी AI के स्पेस में, AI के दायरे में, एंड एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोर करके न्यू मार्केट, यानी नए मार्केट्स का पूरे एशिया के अंदर, जिसमें शामिल है चाइना एंड रशिया भी, एंड इन यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी, वेयर जहाँ पर द ट्रांस अटलांटिक कॉन्टेजन ऑफ नेटिविस्ट प्रोटेक्शनिज्म हैज़ नॉट येट फाउंड विलिंग टेकर्स, यानी ये लोग अभी US की तरह ऐसा अप्रोच नहीं अपना रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग नेटिव लोगों को ही हायर करेंगे, तो ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि इंडिया अच्छा कर सकता है, वाइल जबकि
द ट्रम्प ऑर्डर, यानी जो ट्रम्प का ऑर्डर इज सेट टू एक्सपायरी, ऐसा निर्धारित है कि एक्सपायर कर जाएगा विद इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर। देयर इज़ नो गारंटी, कोई भी गारंटी नहीं है दैट की इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा यानी बढ़ाया नहीं जाएगा। मेकिंग इट ऑल द मोर पर्टिनेंट, यानी बनाते हुए इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या पर्टिनेंट यानी ज़रूरी फॉर पॉलिसी मेकर, हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर्स के लिए इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर है, टू इवॉल्व, ताकि वो धीरे धीरे क्या करें, डेवलप करें अ लॉन्ग टर्म प्लान को, लंबे टाइम तक चलने वाले प्लान को, टू रिड्यूस, ताकि कम किया जा सके रिलायंस को, इंडिपेंडेंस को, इंडियन टेक वर्कर्स का ऑन द श्रिंकिंग पुल, यानी जो पुल है, जो बास्केट है जो कि घट रहा है अभी, वो बास्केट किस चीज़ का है, उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का है इन द यूएस, जो यूएस के अंदर आता है, यूएस की इकॉनमी के अंदर आता है। एज जैसा कि इंडिया एंड अदर कंट्रीज, यानी इंडिया और साथ ही साथ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एडजस्ट किया है टू दिस, इस चीज़ के लिए, इस नए रियलिटी के लिए ऑफ द हॉस्टेलिटी, जो कि है इस हॉस्टेलिटी का, इस कटुता का, इस शत्रुता का, जो कि है ऑफ द ट्रम्प वाइट हाउस, यानी ट्रम्प के वाइट हाउस का, टू वेलकम, और शत्रुता किस चीज़ को लेकर के है, वेलकम करने को लेकर के है फ्यूचर इनोवेटर्स को, यानी जो फ्यूचर यानी भविष्य में जो इनोवेटर्स, जो इनोवेशन करने वाले कंपनीज़ हैं उनको लेकर के, जॉब क्रिएटर्स को लेकर के, एंड टैक्स पेयर्स को लेकर के इन देयर शोर, यानी इनके अंदर, यानी ऐसा आप मतलब अब यहाँ पे हो सकता है कि अब जो यूएस है वो थोड़ा अनवेलकमिंग होगा इन सब को लेकर के। इट इज़ द यूएस, यानी ये यूएस है रादर दैन अदर नेशनल्स, बजाय कि दूसरे देश दैट विल सफ़र, जो कि सफ़र करेंगे, सहेंगे, और शॉर्टेज ऑफ साइंटिफिक, यानी शॉर्टेज को, उस कमी को, जो कि ये साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का, यानी डोमिनेंस का, टू फ्यूल, ताकि फ्यूल कर सके अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। यानी यूएस को अगर आज जो यूएस है वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने फॉरेन वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को हायर किया है, आने का मौका दिया है। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अब कैप लगा देंगे, जो जैसा कि इस आर्टिकल में बताया है, तो उससे यूएस को ही ज़्यादा नुकसान होगा। वहाँ की जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग, जो उनका जो प्रोग्रेस है, जो डोमिनेंस है ना, उसमें क्या आएगी, शॉर्टेज आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के आर्टिकल पे आए हुए हम जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं आरसी के, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग व्हाट वुड बी वन मेजर कॉन्सिक्वेंस, यानी सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम क्या है फॉर द यूएस टेक कंपनीज, यानी यूएस के अंदर जो गूगल, फेसबुक, मेटा, अमेजॉन जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंस है इफ़ अगर ये जो ट्रम्प का वीज़ा वाला ऑर्डर है उसको इन्फोर्स कर दिया जाता है, नहीं ग्राउंड लेवल पे लेकर के आया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है दे वुड गेन, वो पाएंगे एक बहुत और भी बड़े पुल को, जो कि लोकल एम्प्लॉयज़ का। बिल्कुल नहीं, इस आर्टिकल में बात नहीं करी थी, हो सकता है कि चांसेस मिलें, बट ऐसा इस आर्टिकल में बात नहीं करा था। द डिपेंडेंस ऑन स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, यानी जो उनकी डिपेंडेंस है बाहर की स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर, वुड रिमेन अनअफेक्टेड, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दे में फेस ऑपरेशनल डिसरप्शन, वो फेस कर सकता है किस चीज़ को, ऑपरेशनल डिसरप्शन को, डिस्टर्बेंस को। और ये किस वजह से आएगा, डिफ़िकल्टी की वजह से आएगा, परेशानी की वजह से आएगा, जो कि हायर करने में टैलेंट को। बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस की अगर सरकार ऐसा करेगी तो वहाँ पे ऑपरेशनल डिसरप्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट की कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि है स्किल्ड टैलेंट की मोबिलिटी का वॉज एम्फेसाइज, उसको एम्फेसाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इस आर्टिकल में। इट हैज़ इंक्रीज रेमिटांस फ्लो फ्रॉम द यूएस टू इंडिया। देखिए ये आंसर हो सकता है, लेकिन इस आर्टिकल में इसकी बात नहीं करी थी, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब भी बाहर हमारी कंट्री से स्किल्ड वर्कर बाहर जाता है तो वो सैलरी के टर्म में रेमिटांस को सेंड करते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर तो, लेकिन इस आर्टिकल में इसकी बात नहीं करी थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको हाईलाइट नहीं किया था। इट हैज़ एडेड टेक्नोलॉजी ग्रोथ, कम्पिटिटिवनेस एंड जॉब क्रिएशन इन बोथ नेशन, बिल्कुल इसी की बात करी थी। ठीक है, किसने क्या किया, सहायता करी है टेक्नोलॉजी ग्रोथ के अंदर, कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाया और जॉब क्रिएशन भी हुआ दोनों ही देशों में, यूएस के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोएक्टिव मेजर, यानी कौन सा प्रोएक्टिव मेजर, यानी एक्टिव होकर के मेजर जो कि सजेस्ट किया गया है इंडिया के लिए, ताकि वो कंटेन कर सके इस निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को, जो कि सिटीजन का जो कि माइग्रेट करते हैं यानी बाहर जो जाते हैं, तो कौन सा ऐसा मेजर हमारी सरकार ले सकती है जिससे
जिससे हार्नेस किया जा सकेगा इंडियन स्किल्ड वर्कर्स का। तो ऑप्शन है पहला स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी स्ट्रेंथन करके इस चीज़ को, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करें। एंड नर्चरिंग, और नर्चर करके संभाल करके उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो कि ये आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर। बिल्कुल हमारा आंसर ये हो जाएगा। एआई के बारे हमने पढ़ा, ठीक है, कि एआई इज़ अ फील्ड जहाँ पर हमारी कैपेबिलिटी को हम और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आर्टिकल आपको समझ में आएगा और इस पर आए हुए क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हम मॉर्निंग टाइम में इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दें। इस आर्टिकल को हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ पे आप एक बार इसको एडवांस में पढ़ सकते हैं, पहले से पढ़ सकते हैं, ताकि जब हम रीडिंग करें तो वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि जैसा आपने पढ़ा था क्या वैसा ही इसकी मीनिंग होगी या फिर कुछ अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब शाम को वीडियो अपलोड होता है तो उसके बाद जो भी कंटेंट, बाकी जो कंटेंट है उसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप एक बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, आप रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, इस पर जा कर के आप हमारे जो बैचेस होते हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन, जो भी हम ऑफलाइन बैच शुरू करते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और इस पर हम वर्ड्स, वोकैबुलरी, फ्रेजेस भी डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उसके लिए भी आप इस पर कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, बाकी चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।